नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आप सबको पता है हमारे देश का बजट जो कि सदन में पेश हो चुका है, उस बजट को लेकर आम आदमी, बिजनेसमैन, स्टार्टअप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारे लिए आया है। तो आज सबके लिए क्या क्या आया है उसके लिए विस्तृत चर्चा हम पूरी करेंगे बजट के बारे में। और मैंने इसके लिए इंडिया प्लस UAE के एक्सपर्ट CA विवेक अग्रवाल जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार विनीश भाई, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर कि आप UAE में बहुत टाइम रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और हमारे लिए समय सर ने निकाला है। सर, आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, 50 लाख करोड़ का बजट जो पिछली बार से एकदम बढ़ा के बनाया गया है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर साइड कह रहे हैं आप? एक्सपेंडिचर साइड। देखिए, 50 लाख करोड़ का बजट तो बनाया है। मेरा ये मानना है आप जो भी बजट बनाते हैं उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी करें। अब अगर हम आगे की बात करें, चलिए ठीक है करेंगे अभी, लेकिन पिछले अगर जाएं हम 24-25 जो हमारा बजट पिछला था उसमें जो एस्टिमेट्स रखे गए थे उस एस्टिमेट्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में हैवी रिडक्शंस हुए हैं। आज आप देखें उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में दिख रहा है, बहुत फाइन लाइन है। हम लोग वो रीड नहीं कर पाते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत फाइनली रीड करते हैं। अब आप देखिए उसका सीधा इम्पैक्ट कल तो नहीं मिला क्योंकि आदरणीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि हमने पिछला प्रोजेक्टेड कितना किया था एक्सपेंडिचर और उसमें कितना हमने कट कर दिया। लेकिन जब कंपैरिजन होता है, जब डाटा सामने आता है, तब पता लगता है कि कमियां कहाँ हैं। तो वो चीज़ जब इन्वेस्टर्स रीड करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स में देखिए आज कितना हैवी फॉल्स है। रिकवरीज भी आ रही हैं क्योंकि FII बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरे लोग खरीदेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बाद बहुत पैसा है वो खरीद रहे हैं, उसको बूस्ट मिल रहा है। अब देखिए पिछली बार जो इनके एस्टिमेट्स थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसमें 1,04,000 करोड़ की कमी कर दी गई है। वी हैव curtailed the budget of capital expenditure by 90,000 crores in that. Can you imagine? More than 90,000 it is. I think 92-94,000 समथिंग है, बिकॉज टू बी प्रिसाइज फिगर्स तो सारी अंदर मिल जाएंगी आप लोगों को, आप पढ़ेंगे। और उसमें से मेजर डिडक्शन इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में किया है। कमाल की बात, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल है। मतलब जो रोटी कपड़ा मकान जरूरत की चीजें, रोटी कपड़ा मकान, एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पे 94,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिडक्शन है फ्रॉम द एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस ऑफ द बजट इन 24-25 टिल डेट। तो अब आज आपने कुछ वादा किया है अगर 50 लाख करोड़ का, तो मेरी इल्तिजा रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, हर तरह से एक हम्बल सबमिशन रहेगा गवर्नमेंट से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और निर्मला सीतारमन जी हमारी प्यारी ताई जी से भी, कि जो आप कह रहे हैं प्लीज़ इसे एग्जीक्यूट करें बढ़िया तरह से। बिकॉज ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इनसे ही हिंदुस्तान डेवलप होगा। अगर आपका हेल्थ डेवलप नहीं होगा, आपका एजुकेशन सेक्टर डेवलप नहीं होगा, आपका रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा, तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो आपको ये भी देखना है कि इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन और एक्सपेंडिचर प्रॉपरली कंप्लीट भी हो। दैट्स व्हाट माय हम्बल सबमिशन इज। सर, एक बजट में एक मोमेंट ऐसा आया जब बहुत तालियां बजी, इतनी तालियां बजी कि शायद लोगों को ठंड में गर्मी का एहसास हो गया हमारे नॉर्थ इंडिया में। उसमें कहा गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 12 लाख से नीचे अपना ITR फाइल करते हैं, जिनको अब कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आप इस पॉइंट को कैसे समझते हैं और इससे वाकई में क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, बहुत ही वेलकम स्टेप है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरा मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इससे एक्सुबरेटेड है और खूब खुशी मना रहा है, और इवन वेल्थियर क्लास भी खुशी मना रहा है कि उनको भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो इट्स अ वेलकम स्टेप अनडाउटेडली, क्योंकि आप इंडिया को एक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर दे रहे हैं। बिल्कुल सही सी बात है। देखिए, आज अब जैसे पहले 7 लाख से ऊपर टैक्स लग जाता था, अब 12 लाख से ऊपर लगे करेगा। मतलब डिडक्शंस हैं अलग, लेकिन 12 लाख तक तो नहीं लगेगा ना। तो एडिशनल आपके हाथ में 5 लाख रुपए की स्पेंडिंग पावर आ गई। बिल्कुल। तो हर इंसान एक मिडिल क्लास के सपने लेके जीता है कि मैं मारुति खरीदूंगा या एक हुंडई की गाड़ी खरीदूंगा या रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा, और एक छोटा आदमी सोचता है मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा। तो एक एडिशनल जो उसके पास कैपिटल मिल गई जिसपे टैक्स नहीं जा रहा है, तो आउट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट पेड, he is having extra money to spend on himself and his family and his members। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, जब वो पैसा स्पेंड करेगा तो ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। जब इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा आइटम्स का, तो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके थ्रू आएंगे। तो यहाँ से लॉस तो बहुत ज़रा सा होगा, लेकिन जो कंजम्पशन से इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे उसका मज़ा आ जाएगा गवर्नमेंट को। तो इन नेट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ही नुकसान होगा, पर इंडिया प्रोग्रेस बहुत करेगा, जो इंडस्ट्री बहुत डेवलप करेगी। अच्छा, अब आपने टैक्स उससे ज़्यादा ही आएगा,
क्यों आएगा? क्योंकि इंडस्ट्री जो मान लीजिए गाड़ियां 4 बेच रही थी अब 6 बेचेगी, तो उस 6 पे आप इनडायरेक्ट टैक्स भी लेंगे और इंडस्ट्री को जो 6 गाड़ी में मुनाफा होगा उस पर आप टैक्स भी लेंगे, इनकम टैक्स उनसे कॉर्पोरेट। तो इन नेट देखेंगे तो टैक्स बढ़ेगा, बट आपने उसे पेश इतनी खूबसूरती से किया है। आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल वेलकम स्टेप, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, इससे एक चीज़ अच्छी ये हो जाएगी कि जो फाइलर्स हैं इसमें करीब 3.2 करोड़ समथिंग, हाँ 3.2 करोड़ फाइलर्स करीब जो हैं वो इस ब्रैकेट से आउट हो जाएंगे, टैक्स ब्रैकेट से। दे विल नॉट बी पेइंग एनी टैक्सेस, बट दे हैव द इनकम। गवर्नमेंट विल बी हैविंग द डाटा कि इनकी इनकम क्या है। इसका मतलब ये नहीं उन्हें रिटर्न फाइल नहीं करना है, रिटर्न सर सबको फाइल करना है। तो रिटर्न जो फाइल होगा वो 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख सबको फाइल करना है, 7 लाख से ऊपर हर एक को फाइल करना है। तो उनको डाटा तो मिल रहा है, तो उन्हें डाटा मिलेगा। रिटर्न कम फाइल नहीं होंगे, रिटर्न उतने ही फाइल होंगे, बट उसमें से जो टैक्स पेइंग हमारी पॉपुलेशन होगी वो करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग टाइमिंग्स बहुत फास्ट हो जाएंगी। आपके रिफंड्स जो अभी 4 दिन में आ रहे हैं 1 दिन में आ जाएंगे। ऑर्डर्स आपके फास्ट होंगे, लिटिगेशंस कम हो जाएंगे। लिटिगेशन तो वैसे भी कम हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा हो रहा है इंप्रूवमेंट। बेसिकली ये है कि जो कंजम्पशन होगा आउट ऑफ द सेविंग्स फ्रॉम दिस इंक्रीज टैक्स स्लैब्स, उससे इंडिया डेवलप करेगा। मेरा मानना है बहुत ज़्यादा कंपनीज को बेनिफिट होगा जिनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम, और इंडिविजुअलिटी हर हाउसिंग में भी डेवलपमेंट होगा क्योंकि स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी उसका। मेरे पास सर बजट जब से आया तब से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आए हैं कि 12 लाख की जो बात करी गई है, तो क्या 12 लाख तक एग्जेम्पशन है, उसके बाद हमें टैक्स देना है? पहला क्वेश्चन लोगों का। दूसरा क्वेश्चन, ये 12 लाख के नीचे अगर इनकम है तो हमें टैक्स देना ही नहीं है। अगर 13 लाख है तो 12 लाख तक की छूट है, 1 लाख पे टैक्स देना है। एक और क्वेश्चन लोगों का आया कि ये जो है, ये जो हम अब नया रिटर्न भरेंगे अभी अप्रैल से, ये तभी अप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसमें क्या क्लियरिटी है? देखिए, जो भी नया लॉ आया है, ये जो भी आता है वो 1 अप्रैल ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर लागू होता है। तो जो भी ये प्रोविजंस है ये 1 अप्रैल 25 से लागू होंगे। सो अभी कुछ नहीं लागू है, अभी तो पुराना ही साल चल रहा है। वही जो आपके स्लैब्स हैं 7 लाख वाले, सब वही चलेंगे। अच्छा, जो टैक्स वाली बिथ है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, तो एक कल मीम भी आ रहा था कहीं व्हाट्सएप पे, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज नाउ 11,99,999 पर पर्सन, बिकॉज टिल दैट लिमिट आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एंड द मोमेंट इट क्रॉसेस 12 lakhs देन द मार्जिनल टैक्स विल कम। सपोज आपकी 12 लाख 5,000 है, तो आपको 5,000 टैक्स देना पड़ जाएगा, बिकॉज उस पर टैक्स स्लैब्स फिर आपके 7 लाख से ऊपर जो लग रहे हैं 12 लाख तक, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। 12 लाख की छूट नहीं है, 12 लाख तक टैक्स नहीं है, बस इतना फर्क है। 12 लाख तक की इनकम है, कोई टैक्स नहीं। 12 लाख के ऊपर है तो जो नॉर्मल स्लैब्स हैं सब चलेंगे। 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। वो 87A को इन्होंने 87A की एग्जम्पशन आप क्लेम करेंगे। तो ठीक है, एक इंसान जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कितने कमा रहे हैं हिंदुस्तान में, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। 1 लाख रुपए महीने तक के इंसान को, मीडियोकर फैमिली मेंबर को आपने छूट दे दी, और जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है तो घर में 24 लाख ला रहे हैं। एक प्रपोज था कि हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड रिटर्न लाएंगे, अभी नहीं लाए। तो आई थिंक जो 1 हफ्ते बाद नया एक्ट ला रहे हैं, बिल प्रपोज कर रहे हैं, उसमें शायद ये फीचर होगा। और उसमें और भी फीचर्स आपको 1-2 अच्छे देखने को मिलेंगे। सर, हर एक का सपना होता है रोटी कपड़ा और मकान। मकान सबकी नीड है। अभी तक क्या हो रहा था, अगर मेरे पास 2 मकान होते थे तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था, एक पे टू बी लेट आउट मान के मुझसे उस पर रेंट ले लिया जाता था, उसकी इनकम ट्रीट कर ली जाती थी। तो क्या इसमें भी कोई प्रोविजन चेंज किया गया है? कर दिया है इसमें, अब 2 मकान उन्होंने कर दिए हैं। पहले क्या होता था, अगर आपके पास 2 मकान होते थे तो एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के नील माना जाता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, और दूसरे की एनुअल रेंटल वैल्यू या आप रेंट पे देते थे तो उस भाड़े को आपको टैक्स कर दिया जाता था। अब उन्होंने अलाउ ये कर दिया है कि अब 2 घर आप रख सकते हैं अपने पास इंडिविजुअलिटी में, तो 2 घरों तक की इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के नील मानी जाएगी। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है, बेनिफिट है। इससे हाउसिंग को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। लोग जनरली अवॉइड करते थे कि भाई अभी नहीं खरीदेंगे, टाल दिया करते थे, नेक्स्ट ईयर खरीद लेंगे, तो थोड़ा लेने में ईजीनेस रहेगी। और हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए हल्का सा बूस्ट कह सकते हैं, बहुत बड़ा बूस्ट तो नहीं है, क्योंकि हाउसिंग में इसके अलावा उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने, क्योंकि हाउसिंग को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ हाउसिंग के लिए कहेंगी, हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग लोन्स या कुछ कहेंगी, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बारे में पता नहीं क्यों कल साइलेंस था बहुत। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में कोई दम नहीं लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा सबड्यूड रही हैं उस पर। मे बी बिकॉज ऑफ रिवाइज एस्टिमेट्स फेलियर्स कुछ कह सकते हैं, बट प्रोजेक्शंस आर वेरी गुड। लेट्स होप कि अगले साल जो प्रोजेक्ट किया है उसको मीट आउट करें और वेल एंड फाइनली एग्जीक्यूट भी करें। सर, मान के चलिए मेरा रिटर्न फाइल होने से रह गया,
या रिटर्न भरते टाइम मुझे लगा यार कोई इनकम ऐसी थी मेरी जो मैं उस टाइम पे दिखा नहीं पाया। तो क्या अपडेटेड रिटर्न नाम से कोई चीज़ है जिसको हम पिछले कुछ सालों का भर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिनका रिटर्न छूट गया है, पहले तो केवल 12 महीने तक उन्होंने अलाउ किया था अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, अब उस पीरियड को बढ़ा के 48 महीना कर दिया है। बट एक उसमें कैच भी है कि पहले क्या था, आप 1 साल बाद फाइल करते थे अपडेटेड रिटर्न, एक लेट आपका छूट जाता था, टाइम निकल जाता था, तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। अब उन्होंने उसको 4 साल तक के टेन्योर में 70% तक खींच के ले गए हैं। 40, 50, 70, 3, मैंने कहा विनीश भाई 4 स्लैब्स आ गए हैं उसमें। 1 साल तक करेंगे तो 25%, 25 है, 2 तक करेंगे शायद तो 40 है, फिर 50 है, और फिर 4 साल बाद करेंगे 70 है। तो टैक्स बहुत हैवी हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट यही है सब हमारे जितने भी सुनने वाले भी हैं और जितने भी टैक्स पेयर्स हैं कि अपने ITRs को प्लीज़ प्रॉपरली टाइमली फाइल करें, बिकॉज वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन एनी केस, इवन इट्स डे और नाइट। फ्रैंकली हम लोग मिडनाइट अवेलेबल बंद करते हैं, आपके टैक्स ऑडिट्स ITRs के लिए रात को 2 बजे भी फाइल करते हैं, तो वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। सो प्लीज़ बी रेडी एंड फाइल योर ITRs ऑन टाइम ऑलवेज, दैट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट इज, बिकॉज आपका नुकसान आप ही का है, देश का कोई नुकसान नहीं है उसमें, आपका नुकसान हो रहा है पर्सनल। तो आप अपना योगदान करें देश की उन्नति में भी और अपनी उन्नति में भी टाइमली फाइल करें। इंटरेस्ट पेनल्टी आपने देनी है, बिल्कुल, क्योंकि 70% एक्स्ट्रा टैक्स देंगे लेट फाइल करके फायदा क्या है? अच्छा 1 साल बाद भी फाइल कर रहे हैं तब भी 25% दे रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। टाइमली फाइल करिए, मस्त रहिए। FII को लेकर भी कुछ चेंजेस करे गए हैं क्या? जो पहले कैपिटल गेन का जो रूल लगता था हमारे इंडिविजुअल पे, जो कैपिटल गेन लगाते थे, तो FII के ऊपर भी उन्होंने कोई चेंजेस करे हैं क्या? सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है स्टॉक मार्केट में। कल उन्होंने बजट में बिल्कुल साइलेंस कर ली थी, हम लोग वोफा में थे सेमिनार में, इस बजट बहुत तालियां पिट रही थी हर चीज़ पे। इस पॉइंट को तो माननीय हमारी सीतारमन जी, ताई जी बिल्कुल पी गई, जो मुंह से भी नहीं निकाला कि मैंने FIIs का जो इनकम टैक्स है वो लॉन्ग टर्म में 10 से 12.5 कर दिया, हमारे को एट पार कर दिया विद आवर रेजिडेंट्स। तो ये नेगेटिव है एज फार एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड इन इंडिया, बट इट इज़ गुड बिकॉज दैट शुड बी एट पार, इट शुड बी पैरिटी, बिकॉज इसमें इट्स नॉट अ वैलिड थिंग एज पर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिस्पैरिटी है विद अस एंड द FIIs, क्योंकि अगर मैं कल को जाता हूँ इन सुप्रीम कोर्ट विद द PIL दैट आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली with all the investors who are liable to be taxed in India, so it is wrong, we are not treated equally. बिल्कुल। So they took a clickbait from it and said okay, let it do it, let's make everybody taxed at 12.5%, because some Indians if go in the court then we are going to lose the case, because for the this year it is 12.5 if you are filing your ITRs, and if I go to court and file a PIL and claim with this honorable Supreme Court, sir, this is not at par with all the taxpayers who are liable to be taxed in India, then Supreme Court may claim this section for this particular year, which is in progress, for which we are going to file ITRs after 1st of April. Supreme Court may issue a writ that sorry, this is not at par, it is illegal as per Article 14 of the Constitution, and you are also liable to pay only 10%. But for that, आपको पंगा लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, PIL फाइल करानी पड़ेगी, and you will win. You may win. My instinct says if you file, you will win, because that is not good. तभी आज थोड़ी स्टॉक मार्केट बहकी सर बुरी तरह से स्टॉक मार्केट में आज ऊपर उथल पथल चल रही है। FIIs हैवी सेलिंग कर रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैवी बाइंग कर रहे हैं, और इस वजह से मार्केट सबड्यूड है ऑब्वियसली। सर FDI को लेके भी मैंने देखा कुछ चेंजेस हैं। इंश्योरेंस कंपनी को जो पहले जिनका स्टेट 74% अलाउड था, अब उसको 74 से 100% कर दिया है। तो क्या चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस सिर्फ इंडिया के बाहर वाले ही चलाएंगे, या? देखिए ऐसा तो नहीं है कि बाहर वाले चलाएंगे। अब उन्होंने FDI इन्वेस्टमेंट 74 से बढ़ा के 100% कर दिया है, लिमिट्स खोल दी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है, लिबरलाइजेशन की इकॉनमी है, हर एक को अलाउड है कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो FDI को उन्होंने कह दिया अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लाइए, हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में आप कंट्रीब्यूट करिए, इक्विटीज़ लीजिए, आइए और अपना हाथ दीजिए, बिकॉज अनडाउटेडली the execution of the foreign companies who are into insurance is much better than what our companies are giving. The compliance and ease of doing the business in insurance sector abroad, you will say America or you say Australia, it's much better than what it is in India. अब आप देखें, आप कैशलेस मेडिक्लेम्स लेते हैं, बट इज इट रियली कैशलेस? कभी अपने आप को उसमें रख के कभी उसको अप्लाई करके देखिएगा। There is lot of questions being asked to you. आपको हो सकता है कभी जमा भी करना पड़ जाए पैसा, बाद में आपको रिफंड मिले, तो फिर कैशलेस का मतलब क्या रहा? उस वक्त तो आपको देना ही पड़ गया। आपका 3 दिन मरीज पड़ा हुआ है, आपका इलाज नहीं हुआ फॉरन, और आप अटके हुए हैं, पैसा नहीं है, then again कैशलेस इज होपलेस। सो द फॉरेन कंपनीज नो द प्लान्स हाउ टू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स मच बेटर। आपको जो भी डाटा अपने कस्टमर से लेना है, हेल्थ बेनिफिट्स रिगार्डिंग या इंश्योरेंस सेक्टर रिगार्डिंग, आप बिफोर हैंड लीजिए।
अब आपका मरीज, मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ, हमने मेडिक्लेम ले रखा था, उनको बाईपास सर्जरी कराई। मैं बहुत ही मस्त एग्जांपल बता रहा हूँ विनीश भाई आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपोलो में लेके गया फादर साहब को, डॉक्टर तिरहान साहब ने उनका बाईपास सर्जरी कराया 2007 में। आई वॉज हैविंग अ TPA पैरामाउंट समथिंग विद नेशनल इंश्योरेंस। सो 2.5 लाख का इंश्योरेंस था उस जमाने में। तो सर्जरी टोटल मिला के 2,10,000 की बैठी, और कुछ मेडिसिन वगैरह सब मिला के मेरा बिल 2,60,000 का था। तो आई आस्क्ड देम बॉस कि मेरा तो ये कैशलेस है, पैरामाउंट है, दीजिए। बोले सॉरी सर, इसके अप्रूवल में 3 दिन लगते हैं। तो मैं तब तक क्या, तो अर्जेंट सर्जरी रिक्वायर्ड है। बोले आप 2 लाख जमा कर दीजिए, व्हेन इट कम्स विल रिफंड यू। मैं ओके सर, आई वाज हैविंग द मनी सो आई पेड इट, बट वाज द पॉइंट इन कैशलेस। बिल्कुल सही सो बात है। आई गेव 2 लाख रुपीस। एंड नाउ रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड अदर थिंग्स, इंश्योरेंस कंपनी डिनाइड। बोला सर आपका अप्रूवल 2 लाख का है, 40,000 आपको देने पड़ेंगे। 2,10 दे दिए आपने, 10,000 का मैंने डिस्काउंट कराया, तो 2.5 लाख में 40,000 दे के आ गया। देन आई फाइल्ड अ सूट इन कंज्यूमर कोर्ट against that national insurance. Then when the first or 2 dates appeared and my lawyer went in the court, then they agreed to pay 50,000 to me. So it's not as easy. And from that date, to be frank, everybody approves those things, but I am not paying medical. That's a different thing. But you should take a medical insurance with a nice company, so that they are there for you in need of time as a cashless insurance company. मतलब अगर सैफ अली खान जैसी पर्सनालिटी है तो सही है, 4 घंटे में आपका क्लेम दे दिया गया। देखिए सर, पर्सनालिटीज तो सभी हैं अपने हिसाब से। आज मैं भी टैक्स दे रहा हूँ तो हिंदुस्तान की पर्सनैलिटी हूँ, और आज मैं भी अगर भर रहा हूँ तो हूँ, बट वो नोन चेहरा है, बस इसका बेनिफिट है। अगर आपका फेस नोन है तो आपको फट से मिल जाएगा। अब मैं कमेंट करूँ कि नेता अभिनेता है तो मिल जाएगा, नॉर्मल पब्लिक है तो 100 सवाल होंगे। तो ये जो कल्चर है, ये फॉरेन जो इंश्योरेंस कंपनीज है वहाँ नहीं। दे ट्रीट एवरी पर्सन हु इज पेइंग द प्रीमियम एट पार, एंड दे डू ऑल द रिक्वायरमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस बिफोर हैंड। You don't do it at the point when you require an insurance. हमारे यहाँ ये कमी है, लैप्सेस है। बिल्कुल, लैप्सेस आप पहले पूरा करिए ना। सही बात है, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल करिए। At the time of giving the amount, don't say like that. वो तो उन्होंने अपने स्पेसिफिक हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर करे हुए हैं, आपको जिसमें कराना है वहाँ उनका टाई अप ही नहीं है। सर टाई अप तो अब आज की तारीख में 95-99% हो गया है, क्योंकि ये ऐसी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, आप सोच भी नहीं सकते। अब इसका मिसयूज भी होता है। अब हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बिल बनता है 2 लाख का, बना देंगे 4 लाख का, बिकॉज नो इंश्योरेंस है 5 लाख का। तो ये मिसयूज भी है। एंड वंस दोज फॉरेन इंश्योरेंस प्लेयर्स कम विद देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, in those companies, in the Indian companies or in the new companies or in the insurance companies already existing, so they will interfere in the business because now they are having a good stake. When they interfere in the business, they know how to deal the hospitals also, because hospitals भी सीधे नहीं, they are also quite culprits in extorting money from a patient in not a legal way, in an illegal way. That's not good. बिकॉज पेशेंट तो कहता है मेरे मरीज का इलाज करो, आप 4 लाख लो, सर मेरा 5 लाख इंश्योर्ड है, जबकि एक्चुअल खर्चा 2 लाख है। 2 लाख का। तो दैट इज नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आल्सो। इन डॉट केसेस आर इंश्योरेंस कंपनीज आर इन लॉसेस, सो इट्स गुड दे हैव अलाउड द FDI। मैं इसको बहुत वेलकम स्टेप मानता हूँ। लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, अलाउ द फॉरेन कंपनीज टू कम ओवर हियर। व्हेन दे इंटरफेयर इन योर बिजनेस दे विल टीच यू हाउ टू डू द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, जब बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ी सी समझ में आएगी। सर स्टार्टअप हमारे देश में 2014 के बाद से एकदम बूम कर गया है। स्टार्टअप साइकिल, हर गली में स्टार्टअप है, और यहाँ का जो जितना बच्चा यंग है उनके पास ब्रिलियंट माइंड है, वो ब्रिलियंट आइडिया लेके आ रहा है। तो क्या स्टार्टअप को लेके भी सरकार ने कोई इस बजट में चेंजेस कराए? हाँ, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 80 IAC सेक्शन में 80 IAC में चेंज किया है। उसमें 3 years आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको प्रॉफिट्स की एग्जम्पशन मिलती है फ्रॉम द इनकम टैक्स। तो दैट पीरियड इज एनहांस्ड टू आई थिंक 2030 तक एनहांस कर दिया है। हाँ जी, क्योंकि कल हम लोग सेमिनार में थे, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द वेरी फाइन प्रिंट्स ऑफ द बजट, और आपने मुझे कह दिया नहीं आज ही इनवाइट करके आज ही एक टॉक करेंगे, तो वी जस्ट केम ओवर एंड डूइंग अ टॉक। तो 3 साल 10 साल का पीरियड दिया गया है, वो कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है, यस सबको स्टार्टअप में बेनिफिट मिलने वाला 2030 तक मिलने वाला है। तक कर दिया है टाइम, और 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वेलकम स्टेप है। बिल्कुल सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इन द केस ऑफ अमेलगमेशन, यानी अगर कोई 2 कंपनी मिलकर अमेलगमेट होती हैं या डीमर्ज होती हैं, मर्ज होती हैं, तो क्या उसमें भी कोई लॉस को लेकर कोई प्रोविजन में चेंज किया गया है? जी, उसमें काफ़ी चेंज कर दिया उन्होंने। बड़ा बेसिकली तो जो पहले अमेलगमेशंस और मर्जर्स होते थे उसमें उन्होंने ये कर रखा था, जिस दिन अमेलगमेशन मर्जर हो रहा है उस दिन से 8 साल तक के लिए आपका लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो जाया करता था। बेसिकली जो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको
मर्जर एक्विजिशन के थ्रू बेनिफिट देने के लिए एक प्रोविजन दिया गया था। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी उन्हें टेक ओवर करती है, उनके संग मर्जर करती है, एमलगमेशन करती है, तो उनको बेनिफिट 8 साल के लिए और मिल जाए टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ दोज लॉसेज इन 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ एमलगमेशन। अब क्योंकि वो मिशन काफ़ी तौर पे पूरा हो चुका है, आज सरकारी कंपनियां सब प्रॉफिट्स में आ गई हैं, अब एमलगमेशन मर्जर्स है नहीं। आई एम नॉट हिटिंग एट द गवर्नमेंट, बट अंदर पीछे का राज यही है कि अब एमलगमेशन मर्जर में सब उन्होंने कह दिया साहब जिस दिन प्रेडेसेसर को लॉस हुआ था उस दिन से 8 साल, अब बैक डेट मार दिया। कहले अब भैया जिस दिन लॉस हुआ था तब से 8 साल देंगे। आज मान लीजिए मर्जर एमलगमेशन आज हो रहा है और लॉस खड़ा है 6 साल पहले का, तो 2 ही साल मिलेंगे, अब यहाँ से 8 साल नहीं है। तो अब उन्होंने कर दिया जिस दिन अराइज हुआ उस दिन से 8 साल, जिस दिन एमलगमेशन हुआ उस दिन से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, जो है प्रोविजंस आर गुड। सर ये जो ट्रस्ट हैं, जितनी भी जो हमारे स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी एक अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, जो वेलफेयर का काम करते हैं, तो क्या इस ट्रस्ट को लेके भी कोई सरकार ने बदलाव करा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अब वेलकम स्टेप है, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखो जितने भी मैक्सिमम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन और हेल्थ दोनों में ही हैं, उन सब चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए पहले क्या होता था, हर 5 साल में आपको कमिश्नर से, जुरिडिक्शनल कमिश्नर से रिन्यूअल लेना पड़ता था अपने रजिस्ट्रेशन का, चैरिटेबल ट्रस्ट का सर्टिफिकेट रिन्यू होता था आपका चैरिटेबल पर्पज़ वाला। अब उस रिन्यूअल को बढ़ा दिया गया है 10 साल के लिए, यानी अब 10 साल के लिए आप मस्त रहिए, आज़ाद रहिए, 10 साल तक आपको कोई फ्रेश रिन्यूअल नहीं लेना है, आप चैरिटेबल पर्पसेस के लिए रजिस्टर्ड हैं। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया तो 10 साल के लिए आप आज़ाद हैं, उसका आपको फिर रिन्यूअल आएगा। और अब तो 10 साल बोला है, 10 साल तक आते आते हो सकता है 15 हो जाए, 20 हो जाए, नोबडी नोज क्या हो जाए, लाइफ टाइम कर दें, बिकॉज चैरिटी शुड गो ऑन। सर टीडीएस को लेके लोगों के मन में बड़े क्वेश्चंस रहते थे, जैसे अभी पहले पीछे प्रोविज़न था कि अगर हमको विदेश में पैसे भेजने होते थे जी तो 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं कटता था अगर वो हम एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए भेज रहे हैं। तो क्या इसमें भी कुछ चेंजेस करा गया है? जी बिल्कुल, हर पर्पस के लिए पहले चाहे मेडिकल एजुकेशन ही नहीं, उसके बियॉन्ड भी अगर आप अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसमें आपको $2.5 लाख पर ईयर भेजना अलाउड है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम आरबीआई, वो आपका कोटा है, आप भेज सकते हैं। रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन लैंड, आप वहाँ पे ज़मीन भी खरीद सकते हैं, जायदाद भी खरीद सकते हैं, वहाँ के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का काम आप कर सकते हैं। अंडर दैट कैटेगरी काफ़ी एक लिस्ट है LRS की बाय आरबीआई, आप $2.5 लाख पर ईयर इन अ सिंगल नेम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं। उसमें भी लिमिट 7 लाख की थी, तो 7 लाख तक आपको कोई टैक्स TCS नहीं कलेक्ट करेंगे रेमिटर बैंक, लेकिन अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। वेलकम स्टेप है, बट बहुत छोटा सा अमाउंट है, आई डोंट थिंक बहुत ट्रिवियल अमाउंट है। इसको 7 को बल्कि उनको 20 लाख कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो एजुकेशन फील्ड में, और आपको अगर कोई थोड़ा वेल टू डू वेल्दी पर्सन है, उसे मेडिकल कोई इमरजेंसी रिक्वायर्ड है और अब्रॉड जाता है, तो आई थिंक 7 लाख से 10 लाख करना इज जस्ट 3 लाख रुपीज़, नथिंग। इसको 20-25 लाख कर देना चाहिए, इज़ गुड, बिकॉज आप एक टैक्स पेड इनकम पे दोबारा टैक्स ले रहे हैं और उसी के पैसे पे ले रहे हैं, और वो उसी को एंजॉय नहीं कर पाए और फंस जाए, एक लॉजिकल सा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, वेलकम स्टेप है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। 7 से 10 किया है, आगे 10 से 15 करेंगे, अब लेट्स सी, बेटर है, अच्छा है। सर टीडीएस के कई सारे प्रोविजन में इन्होंने लिमिट को इन्हांस किया है, जैसे एग्जांपल 94I रेंट के केस में किया है, 6 लाख कर दिया सर, 6 लाख कर दिया, जो पहले 2,40,000 रुपए से छक्का मारा है, 6 लाख कर दिया। यानी 6 लाख तक अगर किसी को किराया मिल रहा है तो उसका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ऐसे कितने सारे हैं जिसमें चेंज किया गया है? सर बहुत सारे प्रोविजंस में चेंज किया है। अच्छा, मतलब 92, 93 में भी करा है, 94 में काफ़ी में उन्होंने रेशनलाइज किया है, चीज़ों को कर्टेल किया है। अब प्रोविजंस जो थे, अब एक तो बहुत मेजर स्टेप है, मैं व्यापारियों के लिए बता दूं आपको, वो सबसे बेस्ट स्टेप है। हाँ जी। अभी क्या होता था ना कि आपको सेल पे भी TCS कलेक्ट करना होता था और परचेज पे भी TDS काटना होता था। अब मेरा व्यापारी पूछ रहा है, भाई मैं इसी पार्टी को सेल किया है तो उस पर काटूं, उससे मेरा दूसरी पार्टी से परचेज है उस पर काटूं, या वो अपनी सेल पे वो काटेगा मेरा, या मैं उसका परचेज पे काटूं। इतना एनॉमली थी, आदमी परेशान हो जाता था कि भाई करूं क्या। तो अब उन्होंने रेशनलाइज कर दिया, बोले बहुत कन्फ्यूजन है भाई, ये TCS का प्रोविजन तो अबॉलिश ही कर दो इसमें से, तो वो खत्म हो गया साहब। अब आपको सेल पे TCS का प्रोविजन खत्म कर दिया। अब उन्होंने सिर्फ 94Q छोड़ दिया है कि आप जो परचेज करेंगे, वो जो उनके परमिजेबल लिमिट्स हैं, आपकी टर्नओवर इतनी से ऊपर हो और इतना आपका टर्नओवर मेरे ख्याल 10 करोड़ है शायद उसमें, उससे ऊपर हो तो आप TDS काटेंगे, वरना मस्त रहिए। बहुत रेशनलाइज करके बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। अब वो कोई आपका क्लाइंट क्वेश्चन नहीं करेगा साहब कि वो मुझे बेच रहा है तो मेरी परचेज है, मैं परचेज पे काटूं या मेरी सेल पे काटेगा। ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन हर बार आता था कि वो कहता है पार्टी मैं काटूं या मैं कहूँ मैं काटूं, हम दोनों ही 10 करोड़ से ऊपर वाले हैं, तो बड़ी परेशानी होती थी।
तो इट्स गुड, रैशनलाइज थिंग, बढ़िया है। बिल्कुल, मेरा TDS में बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलैक्सेशन दिए हैं। अच्छा, ये अच्छा वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। पॉजिटिव सोच के छक्के मारने चाहिए, मैं कहता हूँ। बिल्कुल। अगर आपने 240 किया था, कुछ नहीं था, पहले 180 से 240 किया था। हम जैसे लोगों ने सजेशन दिया कि मैडम ये 60-60, 50-50 हज़ार मत बढ़ाया करो प्लीज़। एक साथ क्या होता है रेंट 180 to 40 कर दिया, नाउ शी हैज लिसन टू इट, सीधा 6 लाख, अप्रिशिएबल, वंडरफुल थिंग। ऐसे ही करने चाहिए। फालतू आप उनको बेचारों की कॉम्प्लेक्सिटीज और टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ा रहे हो। जरा चीज़ों में आदमी उसी में उलझा हुआ है। अब इतना तो कर दो, जरा चीज़ों में ना उलझे, छोटे छोटे चीज़ों में। इट्स गुड, वेलकम। ऐसे ही वो LRS में किया 7 से 10, अरे कर देते सीधे 25 लाख। बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन तुम्हारा एनहांस हो रहा है, किसी को मेडिकल लेनी है, तो नॉर्मल से अमाउंट है, 20-25 लाख खर्च हो ही जाता है बाहर जाने में। बिल्कुल हो ही जाता है। टूरिज्म पे भी वही है। अगर आप बाहर का टूर बनाने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, या वो वहाँ भी 7 लाख ही है। अच्छा। वहाँ भी आपसे TCS कर लेगा, जो आपका रेमिटर है रिगार्डिंग आपकी जो बुकिंग करता है, टूर एजेंट थॉमस कुक, SOTC जो भी है, उसको भी 7 से 10 किया है। अब तो टूर्स भी महंगे हो गए, बट ठीक है, वो वेलकम स्टेप इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि वहाँ तो वो आप कहते हैं भाई हिंदुस्तान घूमिए, इनक्रेडिबल इंडिया घूमिए, बाहर ना जाइए, तो उसको दिमाग में रख के किया गया होगा उस चीज़ को। ठीक। सीनियर सिटीजन का जो अभी तक 50,000 रुपए का FD पे ब्याज एग्जाम था, क्या उसमें भी कोई चेंजेस कर दिया है? डबल कर दिया, डबल कर दिया है। सीनियर को तो खूब बेनिफिट। सीनियर सिटीजन को अब यानी 1 लाख तक सीनियर सिटीजन को भी कोई TDS उनका नहीं कटेगा FD इंटरेस्ट पे। ये वेलकम स्टेप है। और हम लोगों ने बजट की जो अभी पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी स्पेसिफिक कहा था कि ये बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन की सिर्फ वही इनकम होती है। मैं मोटा मोटा बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जिस पे टैक्स नहीं था, अब 10,000 से ऊपर पे TDS कटेगा। 94A जो हम लोग ने बात करी 50,000 था, उसे 1 लाख कर दिया सीनियर सिटीजन के लिए। नॉर्मल के लिए 40,000 था, दूसरों के लिए बल्कि उनके लिए 50,000 कर दिया है। डिविडेंड 5,000 था, उसको 10,000 कर दिया है। और आपके लॉटरी वाला था 10,000, वो था टोटल फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब वो 10,000 पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। कमीशन को भी 15,000 से 20,000 कर दिया गया है। बाई वे ऑफ कमीशन लॉटरी 94 15 से 20,000, कमीशन ब्रोकरेज को 15 से 20,000, और प्रोफेशनल फीस भी। हाँ मनीष भाई, इंटरप्ट करूंगा, मजा आ गया हम लोगों को। जो हम फीस मिलती थी 30,000 से ऊपर TDS कटता था, 50,000 हो गया। 50,000 तक फीस लो बिना TDS के, बिना TDS के हम कर सकते हैं। गुड, तो ये भी सही स्टेप 194J में है गुड अपना वाला। सर मैंने पीछे पढ़ रहा था तो लाइफ सेविंग ड्रग्स को लेके भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो क्या थी? सर बहुत ही वेलकम स्टेप है, अप्रिशिएबल चीज़ है। ये तो बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी इंडस्ट्री भी, और जेन्युइन पब्लिक जिसको ज़रूरत पड़ जाती थी, कभी बेचारे को बड़ी परेशानी होती थी, बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत महंगी हैं, और उनके जो सॉल्ट्स हैं वो बाहर से ही बनते हैं, वहीं से बन के आते हैं। तो वो ड्रग्स इंडिया में बन नहीं रही हैं, या उस क्वालिटी की नहीं बन रही हैं, और ज़रूरत है उस ड्रग्स की, और वो इंपोर्ट होती है तो उस पर बहुत हैवी कस्टम्स ड्यूटीज़ थी। तो उन्होंने काफ़ी सारी, बहुत मैं समझता हूँ 50 से ऊपर की लिस्ट है जिसको उन्होंने जीरो कर दिया, रिड्यूस टू निल। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप छक्के मारो यार। ये अब करते 20 से 10 कर दिया है, 10 से 5 कर दिया है, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। आप बोल्ड स्टेप्स लिया करो जो लिए गए हैं इस बजट में, रियली अप्रिशिएबल। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ BJP, बट राइट नाउ यस्टरडेज बजट वाज वेरी गुड। कुछ अच्छा लगा, उनके लगा अच्छे दिन आ रहे हैं बट एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, वी आर इनटू फरवरी एंड, ऑलमोस्ट फरवरी शुरू हो गया, खत्म ही हो रहा है ये साल। तो एग्जीक्यूशन में शॉर्टफॉल्स हैं, तो वो एग्जीक्यूशन जरूर करें, तब मजा आएगा। और मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके भी कुछ उन्होंने चर्चा करी है। जी, उसमें भी शायद ड्यूटी 10 से 5 कर दी है उन्होंने। हाँ जी, तो सस्ते होंगे, नहीं 20 से 15 करी, 20 से 15 करी है, 20 से 15 करी है इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन्स पे। मोबाइल फोन तो वो भी थोड़ा सा बढ़िया ही है, इस गुड। थोड़े से फोन स्पेयर हो जाएंगे। लोग दुबई से फोन लाते थे, मुझसे कहते थे ले आओ, तो मैं मना कर देता था बिकॉज ऑफ कस्टम्स, बिकॉज घेर लेंगे तो मुझे परेशान करेंगे, तो आई जस्ट से नो टू डैट। बट ठीक है, अब जब हमारे कंट्रीज में चीपर फोन से इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे तो आदमी क्यों बाहर से लेगा। अब वो फर्क खत्म हो गया। अब वो वेलकम स्टेप था, पिछली बार उन्होंने गोल्ड पे गिरा दिया ड्यूटी, तो लोग बाहर से गोल्ड लेके आते थे, बड़ा सस्ता मिल रहा है साहब दुबई में, वहाँ ड्यूटी नहीं है, 16% कस्टम ड्यूटी थी, तो अब वो घट के 5-6% रह गई, तो वो डिस्पैरिटी नहीं रह गई। बोला 2-3% के लिए भाई कौन रिस्क लेगा, लेके आएगा, छुपा के लाएगा, चोरी करेगा, नोबडी इज ब्रिंगिंग इट। हाँ सही बात है। अपने कंट्री में जब अगर एट पार चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो 2 फायदे, एक तो डिस्पैरिटी खत्म हो गई प्राइसिंग की, दूसरा स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है आदमी की। भाई आदमी सोच रहा था आईफोन लूंगा यार, जब कभी दुबई जाऊंगा 1-2 साल में तब ले लूंगा, वहाँ सस्ता मिलता है, 40,000 का फर्क है। अब कहता नहीं यार, अब तो यहीं मिल रहा है, 5-10 हज़ार का फर्क है, ऊपर से क्रेडिट कार्ड्स में स्कीम्स हैं, यहीं ले लो, तो वो ले लेता। तो उसको आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी टू स्पेंड द अमाउंट, और डबल दे दी। अब तो लिमिट्स भी 12 लाख कर दी टैक्सेशन की, तो उस पर एक्स्ट्रा स्पेंडेबल इनकम है, ड्यूटीज आपने रिड्यूस कर दी, तो उस बेचारे को, हर एक कस्टमर को और एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडियन को मजा आ रहा है उसमें, आएगा भी, यानी आगने वाले साल में आएगा। अब बढ़िया है, वेलकम स्टेप है, इज गुड, वेरी गुड। ओवरऑल बजट की बात करूं तो आप उस बजट को कैसे देखते हो और 10 में से कितने मार्क्स दोगे सर?
सर अगर मैं आप मुझसे 10 में से मार्क्स की बात करूँ तो मैं 10 में से 7.5 मार्क्स दूंगा। ओके। अब आप पूछो काट क्यों रहे हो? हाँ जी। 7.5 देखिए इसलिए कि रैशनलाइजेशन बहुत है। काट क्यों रहे हो? देखिए काटने का एस्पेक्ट इसलिए है कि एग्जीक्यूशन में कमियां हैं बस। ओके। ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन की कमियां। और एक और कमी मैं कहूँगा, आप बिहार को सब कुछ देते हो। हाँ, बिहार को हमारा यूपी खराब है? गलत है। बिल्कुल। आपने बिहार में वोटिंग है तो आपने उन्हें एक बढ़िया सा पैकेज और सब चीज़ें दे देते हो, उनके 7 करोड़ वोटर्स को आपने खुश कर दिया। पर हमारे क्या, हमारे यूपी में भी इलेक्शन आ रहा है, योगी जी कुछ कराते तो हमको भी कुछ मिलता, बट यूपी को पूछ ही नहीं रहा, बिकॉज वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल। तो जबकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन और इतनी हार जो झेली है अभी इलेक्शंस में फ्रॉम यूपी, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि यूपी को इग्नोर ना करिए। मतलब मेरा ये पर्सनल नहीं है, बट इट्स अ फैक्ट। यूपी ही नहीं, और भी स्टेट्स, महाराष्ट्र हो गया आपका, और तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, दीज स्टेट्स आर टोटली बीइंग इग्नोर्ड। वहाँ कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। आप केवल एक बिहार को ही दोगे। इस बार तो तेलंगाना भी छोड़ दिया, पता नहीं वो भी छोड़ दिया। चंद्रबाबू जी किस तरह रिएक्ट करेंगे, आई डोंट नो, बट बिहार इज ओनली बिहार बिकॉज इलेक्शंस हैं। अभी तेलंगाना आ जाएंगे तो वहाँ भी जाएगा। अब वो डायलॉग मैं डिस्पैरिटी के लिए सर 2.5 पॉइंट काट रहा हूँ, और दूसरा बजट इज वेरी गुड अनडाउटेडली, और दूसरा एग्जीक्यूशन के लिए काट रहा हूँ। एग्जीक्यूशन में कमी और डिस्पैरिटी बिटवीन द सिटीजंस ऑफ द नेशन ऑफ वन नेशन। ये तो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो, मैं हमेशा इक्वालिटी की बात करता हूँ, एक सा होना चाहिए। तो अब कहा जाएगा बिहार में बाहर बाहर। बिल्कुल, बिहार में बाहर बाहर। तो बिल्कुल सर से हमने बजट के बारे में पूरी चर्चा करी। एक एक पॉइंट पे सर ने डिटेल में बजट बताया कि बजट कैसे आया है और वो कैसे एप्लीकेबल होगा और लोगों को कितना फ़ायदा होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सैलरी क्लास का हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो अपना बिजनेस जो भी करता है, सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट इसमें होने वाला है और होगा, ये डेफिनेटली है। और डिसेबिलिटी के चक्कर में सर ने 2.5 मार्च काटे हैं। मुझे उम्मीद है जो नेक्स्ट बजट आएगा उसमें ये बातें भी कवर करी जाएंगी। कोशिश करेंगे हम भी वहाँ तक बात पहुँचाएँ। और इस वीडियो को आप उन सब लोगों को भेजें जो बजट की बारीकियां समझना चाहते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको सही उसका जवाब दे पाएँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू। इतने बिजी शेड्यूल से आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। मैं पूरा गारंटी करके कह सकता हूँ कि हमारे व्यूवर्स इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बांटना। धन्यवाद।